नमस्कार। मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज हम लोग कहा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी के जो पार्ट है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये पार्ट जो है आपको बहुत अच्छा पसंद आए और आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात किया जाए कि इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना कैसे है। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी का जो होता है यह एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको ये टॉपिक सब मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये समझ में नहीं आएगा। आज अगर एग्जाम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक्स में, जीएस में ज्योग्राफी से प्रश्न आ रहे हैं। पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा करंट अफेयर्स, दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी, तीसरे नंबर पे इन्वायरमेंट, फिर साइंस, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी और फिर अदर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी को पुनः स्टार्ट कर दिया जाए और बात करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा होगा भारत का भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब भौगोलिक परिचय में आपको पता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पहली बात तो यही है कि यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा और पूछा भी जाता है, पूछ क्या लिया जाएगा, पूछा जाता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये है। फिर कहता है कि जो भारत की आकृति है ये किस प्रकार की है। पहली बात सुनते जाइएगा। तो भारत की जो आकृति है ये चतुष्कोणीय है, यानी ये चार कोणों से मिलकर बना हुआ आकृति है इसका, चतुष्कोणीय। फिर एक प्रश्न आता है कि इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये उत्तर से दक्षिण लंबाई, अर्थात ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, जिसे हम यहाँ पे ऊपरी वाली भाग को कहेंगे इंदिरा कॉल। ठीक है, इस भाग को क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल। यहाँ पे इसको बोलते हैं, जरा देखते रहिएगा, मैं थोड़ा सा, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल से आप नीचे आ रहे हैं दक्षिण में, और कहाँ पे, तो आप अगर आ रहे हैं तमिलनाडु के पास, और तमिलनाडु के इस दक्षिणी छोर पे ये जो चांद के आकार की आकृति बन रही है, अर्धचांद के आकार की ना, ये देख रहे हैं, इसे बोलते हैं केप ऑफ कैमोरिन, यानी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। उस कहा जाए इंदिरा कॉल और कन्याकुमारी के बीच की जो अगर सीधी सीधी लाइन खींच दी जाए तो इसके बीच की दूरी पूछी जाती है, तो ये दूरी होती है 3,214 किलोमीटर। अगर आप जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल यानी सबसे टॉप पोजीशन से एकदम नीचे बॉटम पे आएंगे कन्याकुमारी तक, अगर आप सीधे लाइन में चलेंगे तो आप 3,214 किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद ये रहा गुजरात का पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, जिसे हम गौर माता कहते हैं। क्या बोलते हैं, गौर माता, इसे बोलते हैं गौर माता। ये गुजरात में, गुजरात का पश्चिमी छोर, और गुजरात के पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर, जिसे हम कहते हैं कीबीथू, कीबीथू दिख रहा है ना, कीबीथू, इस कीबीथू तक, गौर माता से कीबीथू तक एक सीधी लाइन खींच दी जाए, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी 2,933 किलोमीटर। यानी इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी 3,214 किलोमीटर, गौर माता से किबिथू 2,933 किलोमीटर। तो प्रश्न इस प्रकार आता है कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी होती है, तो 3,214 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी होती है, 2,933 किलोमीटर। ये भारत की लंबाई है। अब देखिए, भारत की जो स्थिति और विस्तार कहा जाता है, तो बात करूं तो भारत जो है ना पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, कौन से गोलार्ध में, पूर्वोत्तर। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये रहा ग्लोब, सपोर्ट है ग्लोब। अब ग्लोब को एक इक्वेटर दो भागों में डिवाइड करता है। ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर मतलब हो गया जो दो भागों में इक्वल करे डिवाइड। ठीक है, इक्वेटर दो भागों में डिवाइड करता है। अब ये हो गया इक्वेटर, ये जिसे हम अक्षांश बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है,
यहां पे एक आती है रेखा देशांतर, ठीक है, जो जिसे हम ग्रीनविच के नाम से भी बोलते हैं। ये जो रेखा है ये इक्वेटर और देशांतर, ये को कितने भागों में ग्लोब को डिवाइड करते हैं? 4। मान लो कि इसको 1 2 3 4। अब आप देखिए, जब भी आप मैप देखते हैं तो मैप में ऊपर की तरफ को नॉर्थ बताते हैं, ठीक है। तो आप यहां से, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। और इसके इधर जाएंगे, दाहिने साइड जाएंगे तो उसे बोलते हैं पूरब, यानी ईस्ट बोलते हैं। यानी भारत जो है इसी में है, इस गोलार्ध में है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर, यानी उत्तर और पूर्वी और पूर्वी गोलार्ध। भारत किस में है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत यहीं पे है। अब इसे बोलते हैं, यहां से ऊपर बढ़ा तो भारत की अगर अक्षांशी विस्तार कहा जाए, अक्षांश जो अभी बताया था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, ठीक है। ये उत्तरी और ये पूर्वी, ये बात आप समझ रहे हैं। तो भारत का जो विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। थोड़ी सी देखिए, अभी पूरा इसके बारे में डिटेल भी करते हैं, लेकिन पहली बात अब देखिए, ये तो मुख्य भूमि की दूरी कह दी जाती है 8 डिग्री 4 मिनट, जो सबसे उसकी दक्षिणी है छोर है भारत की, ये मुख्य भूमि की दक्षिणी छोर है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन जब आप अंडमान और निकोबार को देखेंगे तो यहां पे ये इसको कहते हैं ग्रेट, हाँ, यहां पे बोलते हैं, ये जो है आपका निकोबार है, इसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ये जो ग्रेट निकोबार है सबसे दक्षिण में होता है। और यहां से अगर भारत की स्थिति को देखा जाए तो भारत की स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी है। क्या है? 6 डिग्री। अगर मुख्य भूमि क्या कहा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, अगर द्वीपों से देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट स्थिति है। अभी रुकते हैं, बात करते हैं आगे, बात देखते हैं अब देश के नामांकन के बारे में चलते हैं। तो देखिए, आपको पता है सबसे पहले देश पर आक्रमण जब प्राचीन काल में होता है वो ईरानियों द्वारा होता है, फारसियों द्वारा होता है। उसके बाद आप मध्यकालीन में आएंगे तो अरबियों द्वारा। ये जो ईरानी और अरबी थे ये सिंधु को हिंदू बोलते थे, सिंधु नदी जो थी उस नदी को हिंदू बोलते थे और इस देश को हिंदुस्तान बोलते थे। ये था किनका? ईरानियों और अरबियों द्वारा। ये एग्जाम में अरबियों से कई बार नाम पूछा गया है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो आप ईरानियों द्वारा नहीं दिया गया अभी तक एग्जाम में, ऑप्शन में अरबियों दिया गया है। अब देखिए यूनानी है, जैसे सिकंदर आया था ना, ईरानियों के बाद सिकंदर आया था। सिकंदर ने जो नदी थी सिंधु नदी, उस सिंधु नदी को बोला इंडस और इस देश को बोला इंडिया, ठीक है। क्या बोला? इंडिया। लेकिन जब अब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो भारतीय संविधान के भाग एक और अनुच्छेद 1 में इसे, जो इस देश का नामकरण किया गया, इंडिया अर्थात भारत किया गया, ना कि हिंदुस्तान, ठीक है। कुछ लोग क्या थे, हिंदुस्तान जो शब्द है ये हिंदू शब्द को डिनोट कराता है और भारत में कई धर्म के रहने वाले लोग थे। यही कारण था कि जो संविधान निर्मात्री थे उनको लगा कि हिंदुस्तान शब्द को डालने से जो हमारे देश की एकता और अखंडता है कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, इसलिए उन्होंने 2 नाम किया, एक मॉडर्न नाम इंडिया रखा और दूसरा प्राचीन नाम भारत इसका रखा, ठीक है। ये रहा संविधान की बात। अब आगे आते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था कि भारत की जो स्थिति है, ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, अभी मैंने बताया था, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। विस्तार भी मैंने बताया था, ठीक है, विस्तार। तो विस्तार, अक्षांशी विस्तार मैंने बताया था, अक्षांशी विस्तार कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक
ये मैंने बताया था। ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये कन्याकुमारी को डिनोट करता है, और ये जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है यह जम्मू कश्मीर के इंद्रकाल को डिनोट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी देशांतरी विस्तार। जो देशांतर है ये पूर्वी को दिखाता है। जब भी देशांतर की बात है ये पूरब पश्चिम को दिखाएगा, और जब भी अक्षांश की बात है ये उत्तर दक्षिण को डिनोट करेगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो बात करें तो हमारे अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये ध्यान में रखिएगा। कौन सी देशांतर? पूर्वी देशांतर। और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये चीज आप याद रखे रहिएगा। अब देखिए 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर है ये गुजरात के गौर माता को डिनोट कराता है, जबकि 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश के किबिथु को डिनोट कराता है। अब देखिए भारत का एक मानक समय है। मानक समय का मतलब है कि सब जगह एक प्रकार का समय। भारत में मान लीजिए कि हम इस समय लखनऊ में हैं तो लखनऊ का क्या समय है, कोई इलाहाबाद में इलाहाबाद का क्या समय है, जम्मू कश्मीर में कौन सा समय है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा समय है, गुजरात में कौन सा समय है। तो जो ये मानक समय है, ये मानक समय एक समय को डिनोट कराता है। अगर मान लीजिए इस समय 1 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं लखनऊ में, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 2 बज रहे होंगे, गुजरात में भी 2 बज रहे होंगे, जम्मू कश्मीर में भी 2 बज रहे होंगे। ये मानक समय एक समय को डिनोट करवाता है। ठीक है, अब ये मानक समय कहां से गुजरता है? तो मानक समय 82 - 1/2 डिग्री। पहली बात तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये क्या है? पूर्वी देशांतर। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से जो नैनी है ना, इस समय मिर्जापुर इसका नाम डिनोट करा रहा है, मिर्जापुर। ठीक है, इस समय किसको बता रहा है? मिर्जापुर को, एग्जैक्ट मिर्जापुर को बता रहा है, मिर्जापुर। ठीक है ना, ये इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर से गुजरता है। और कहते हैं कि ये जो मानक समय है भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन सा? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो मानक समय है ये कितने से गुजरता है? 5 राज्यों से। अब मैंने बताया कि मानक समय जो है एक समय को डिनोट कराता है। जरा आप देखिएगा, मानक समय का मतलब हो गया देशांतर। यानी कहते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच आपको 30 देशांतर दिख रहे हैं। देशांतर कितने देशांतर दिख रहे हैं? 30 देशांतर। और ये जो देशांतर हैं ये देशांतर समय को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? समय को। यानी एक देशांतर बराबर 4 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। तो 30 देशांतर बराबर कितने मिनट होंगे? तो 30 देशांतर बराबर 120 मिनट बराबर 2 घंटे। यानी आप देख लीजिए, ये रहा गुजरात और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। इनके बीच में अगर 30 देशांतर का अंतर है तो इनके बीच में 2 घंटे का अंतर है। मान लीजिए कि यहां पर अगर कहा जाए कि 5 बजेंगे तो 2 घंटे यहां पे बढ़ेगा ना, तो यहां पे यहां पे अगर यहां पे 5 बजेगा तो यहां पे 7 बज जाएगा। ठीक है, नहीं लेकिन यहां पे 5 बजेगा तो यहां पे 7 बज जाएगा। यहां पे 7 बजेगा, सबसे पहले सूर्य उदय यहां पे होता है पूर्व में। ठीक है, तो ये 2 घंटे का अंतर है। मान लीजिए कि इनके बीच में 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। इस अंतर को डिवाइड करने के लिए, जैसे इसे बोलते हैं मानक भी, इसे मानक समय बोलते हैं ना, और मानक को बोलते हैं या माध्य समय भी बोलते हैं। भारत का माध्य समय क्या है? माध्य का मतलब क्या होता है? बीच का। माध्य मतलब क्या होता है? बीच। इस 30 का अगर हम आधा कर दे, माध्य समय भी बोलते हैं ना इसे, मानक को माध्य बोलते हैं। ठीक है, तो माध्य का मतलब होता है कि दो चीजों के बीच की दूरी। तो इनके और इनके बीच की दूरी कितना आ रहा है? 30। तो 2 है ना, एक गुजरात और एक अरुणाचल प्रदेश, इससे भाग दे देंगे 15। अब हम क्या किए कि गुजरात से 15 देशांतर आगे बढ़े और अरुणाचल से 15 देशांतर पीछे बढ़े, तो हमें 82 सहित 1/2 डिग्री मिला, और ये मिला हमें नैनी के पास, और यही से हमारा मानक समय गुजर गया। ठीक है,
तो एक देशांतर जो डिनोट कराता है वो कितने मिनट का डिनोट कराता है? 4 मिनट का। अब जो भारत का मानक समय है, ये जो मेन देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर, वो लंदन से गुजरता है। 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरता है? 0 डिग्री देशांतर ये लंदन से गुजरता है। और लंदन से गुजरने के कारण एक जगह है, वहां पे इसे नाम देते हैं ग्रीनविच। जब इस देशांतर से, जैसे मान लीजिए कि ये देशांतर हो गया, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये देशांतर हो गया 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से हम आगे बढ़ेंगे पूरब के तरफ और एक बढ़ेंगे हम पश्चिम की तरफ। ठीक है, पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो समय घटेगा। अब बताइए, हमारा जो है 82.1/2 डिग्री है। ठीक है, तो ग्रीनविच से ये इतना बढ़ रहा है ना, आगे धन में है ना, आगे बढ़ा ना, पूर्व में है ना हमारा, तो पूरब में 82.1/2 डिग्री को अगर 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 5.5 घंटे का अंतर आ जाएगा। भारत और ग्रीनविच के बीच 5.5 घंटे का अंतर है, जबकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, अब आइए, अब देखिए क्या हो गया कि अभी हाल ही में मानक समय को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, ये तो भारत का मानक समय है 82.1/2 डिग्री, आपको अभी बता ही दिया। अब एक मानक समय निर्धारित किया गया 89.1/2 डिग्री, और बस इतना भी जानिए, बाद में इस पर पूरे डिटेल स्टडी करेंगे। ये जो मानक समय है ये असम और बंगाल के बीच से गुजर रहा है। ठीक है, तो 2 निर्धारित किए गए, क्योंकि इसको निर्धारित करने का मेन कारण ये था कि जो अगर पूर्वी देखा जाए, जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पे सूर्य उदय पहले हो जाता था। ठीक है, तो सूर्य उदय पहले होगा तो लोग भी पहले जगेंगे, और लोग अगर पहले जगेंगे तो कार्य भी पहले करेंगे। ठीक है, और अगर कार्य पहले करेंगे तो रात भी यहाँ पहले हो जाएगा। तो यहाँ पे बिजली का बिल और श्रम को बचाने के लिए ये मानक समय के निर्धारण की बात की गई थी। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ कर्क रेखा है, भाई कर्क रेखा गुजरती है, जो काल्पनिक रेखा है, सारी काल्पनिक रेखा है। तो कर्क रेखा जो है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 82.1/2 डिग्री से गुजरती है। ठीक है, 82.1/2 डिग्री की जो लाइन है उसे ही नॉर्थ वाली, उत्तरी वाली को बोलते हैं कर्क रेखा। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, एक ट्रिक होता है कि मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि ट्रिक बताना चाहिए। ठीक है, ये सबको पता ही होता है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिक भी बता देंगे, थोड़ा सा ट्रिक से मैं बचना चाह रहा हूँ। अब देखिए कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा, पहले बात कर लूँ कर्क रेखा पे, जरा यहाँ पे फिर आइए। ये देखिए एक लाइन मैं बना रहा हूँ, ये रहा लबलब बात की स्थिति, यहाँ से एक लाइन जाती है, जो लाइन को कहते हैं कर्क रेखा, यही के आसपास जाती है, जो ये गुजरात को कवर कर लेती है, यहाँ पे थोड़ा सा राजस्थान को, एमपी को, छत्तीसगढ़ को, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम आ जाता है। ये इसको कवर करते हुए ये जाती है। ठीक है, अब कर्क रेखा ही भारत को क्या करती है, 2 भागों में डिवाइड कर देती है। कर्क रेखा भी ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी भारत और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी भारत। यह कर्क रेखा निर्धारित करती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है। अब देखिए कर्क रेखा पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर सबसे लंबी लाइन, मतलब सबसे लंबी किस राज्य में बनाती है? तो कर्क रेखा सबसे लंबी जो लाइन बनाती है वो बनाती है एमपी में। लेकिन कर्क रेखा कहा जाता है कि सीधे सीधे रांची से गुजरती है। और पता है आपको एक चीज पता होगी कि 21 जून को हमारे यहाँ कर्क रेखा पर सीधे सूर्य की किरण पड़ती है। कब पड़ती है? 21 जून को। जब 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। और कहते हैं कि जब किसी भी चीज पर सूर्य की सीधी किरणें बनेगी तो कोई परछाई नहीं बनेगी, परछाई नहीं बनती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। यही कारण है कि परछाई जो छाया होती है वो हमेशा सूर्य के अपोजिट दिशा में बनती है। जैसे पूरब में उदय होगा ना तो पश्चिम में बनेगी, पश्चिम में उदय अस्त होगा तो उसका पूरब में बनता है।
कभी दोपहर में छाया नहीं बनती है। तो रांची जो है कर्क रेखा रांची से गुजरती है, यही कारण है कि 21 जून को इस रांची पर कोई छाया नहीं बनती है। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कहां पर कोई छाया 21 जून को नहीं बनती है, तो आप क्या बताएंगे? रांची पर। तो ये रहा कर्क रेखा के बारे में। बात करें कि अगर भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा है और मात्र विश्व के 2.4% क्षेत्र को ही कवर किया हुआ है। ठीक है, कवर किया हुआ है। अगर आप मैप देखेंगे तो वर्ल्ड वाला मैप एक बार देखिएगा और इस प्रकार एक देखिएगा। आप यहां से रसिया से आगे बढ़िएगा, ऐसे आपको ये रसिया है। ठीक है, रसिया से आएंगे कनाडा की तरफ, कनाडा जाएंगे, सीधे जेड उल्टा बनाइए, फिर चाइना आ जाइए, चाइना जहां से कोरोना आया, जेड उल्टा हो गया। फिर आप यूएस से आएंगे, देखिएगा, बनाइएगा, ये आपका उल्टा आप जेड बनाइएगा। आप मैप पे एक बार कोशिश करिएगा। पहला और नंबर पे रसिया सबसे बड़ा देश, उसके बाद कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएस से, फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के बाद ऐसे बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका लगभग त्रिकोण के आसपास बनता है, ये बन जाएगा आपका इंडिया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे है रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे यूएसए, पांचवें नंबर पे ब्राजील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे भारत है। ठीक है, अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में यह दूसरा सबसे बड़ा देश है और पहले नंबर पे आपको पता है कि चाइना है। लेकिन क्षेत्रफल तो मात्र 2.4% रख रहा था, लेकिन यह जनसंख्या विश्व का 17.5% रख रहा है 2011 के अनुसार। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने बताया था कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के बीच में कितने समय का अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है और 5.5 घंटे का हमारा समय क्या होगा? आगे होगा। ठीक है, हमारा क्या होगा? 5.5 घंटे आगे होगा। अगर हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बज रहे होंगे तो लंदन में उस समय 12 बज रहे होंगे रात के। अब देखिए, कह रहा है कि गुजरात के पश्चिमी छोर और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के बीच 2 घंटे का अंतर है। अभी आपको मैंने बताया था 2 घंटे का अंतर, मैंने बता ही दिया था, 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, अब एक हम थोड़ा सा और यहाँ पे कर लेते हैं, बात यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, आपको पता है कि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है। कितना है? 22,000। पहली बात है स्थलीय सीमा की लंबाई। आपने मैप देखा होगा, मैं पुनः एक बार मैप पे आता हूँ, जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये रहा मैप। यहाँ से अगर हम चले, ये वाला, ये स्थलीय सीमा की लंबाई, ये ऐसे इस प्रकार अगर हम चले तो हम चलेंगे 15,200 किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है तटीय सीमा की लंबाई। अब पूछेगा तटीय सीमा की लंबाई, तो तटीय सीमा की लंबाई, इसको अगर हम इंक्लूड करें, जो ये इधर आपको पता है कि इधर अरब सागर है, अरब सागर, यहां पे बंगाल की खाड़ी, आपको पता है बंगाल की खाड़ी, यहां पे हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर, ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ ये अरब सागर। ये जो तटीय सीमा की लंबाई है, ये यहां से अगर गुजरात को ये होते हुए चला जाए तो ये आप सीधे आएंगे तो 6,100 किलोमीटर आएंगे। कितने आएंगे? 6,100 किलोमीटर। और ये तटीय सीमा की लंबाई जो है ये 9 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 9 राज्य। इनको एम्फीबियन स्टेट भी बोलते हैं। तट से भी जुड़ा हुआ है और सागर से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे एम्फीबियन या उभयचर राज्य भी बोलते हैं। और ये 9 राज्य है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये 9 राज्य हैं। लेकिन अगर कुल द्वीपों को भी जोड़, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे आपको मिलेगा लक्षद्वीप, उसको जोड़ लिया जाए, दमन द्वीप को जोड़ लिया जाए,
ठीक है, ये कुल मिला के 13 हो जाएंगे। तो इनके बीच से क्या हो जाएगा, इनके बारे में अगर इनको पूरा का पूरा 13 जोड़ लिया जाए तो ये लगभग कहा जाए कि 7516.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7516.6 दीपों समेत। ठीक है, अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितना हमने बताया, 6100 किलोमीटर, और दीपों समेत तटीय सीमा की लंबाई 7516। मेन ये, अगर इसमें से केवल दीपों की तटीय सीमा आपको निकालना है, दीपों की केवल निकालना है, तो यहां से 7516 में से 6100 को माइनस कर दीजिएगा, आपके मिल जाएगा कितने दीपों के हैं। अब क्या हो गया, ये मुख्य भूमि, इसमें दीपों में ये भी शामिल है, 7516 में 6000 भी शामिल है, इन दोनों को इंक्लूड किया जाएगा तो 22716.6 किलोमीटर मुख्य भूमि की सीमा आपकी मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं पे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास आपसे मिलता हूँ।